नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री प्रमुख राष्ट्रवादी नेता पार्ट थर्ड। इससे पहले हम प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसी क्रम में आज के इस तीसरे पार्ट में हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हमारे एक ही राष्ट्रवादी नेता शेष रहेंगे, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। उनको आज के इस तीसरे पार्ट में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो तथ्य हैं वो बहुत अधिक हैं, तो इनका एक अलग से वीडियो हमें बनाना होगा, क्योंकि इस वीडियो में इनको शामिल करने से आज का जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो सकता था। इसीलिए प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के हमें 4 पार्ट पढ़ने होंगे। तो आज के इस तीसरे पार्ट में हम 4 प्रमुख जो राष्ट्रवादी नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले जो 2 पार्ट हमने पढ़े हैं उसमें मैंने पिछले जो प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको शामिल नहीं किया था, क्योंकि हर टॉपिक से पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछली जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आयोजित किए गए थे उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, तो किसी न किसी पार्ट में उन प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं। तो उसी क्रम में आज के इस तीसरे पार्ट में हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो पिछली परीक्षाओं में जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के टॉपिक से, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने 2 प्रश्नों को शामिल किया है। बाकी के जो शेष प्रश्न हैं उनको जो चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो शेष जो प्रश्न हैं उनको उस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 नंबर पर यह प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी 2018 की जो भर्ती थी उसका जो ग्रुप ए का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट से ही बताया था कि जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता हैं उनसे संबंधित जो कथन हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में उनकी जो प्रमुख बातें हैं उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक राष्ट्रवादी नेता का एक वाक्यांश है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसके द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो को देखने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दूसरा जो प्रश्न है वो भी 7 नंबर पे ही पूछा गया था। आरपीएससी 2018 ग्रुप बी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो आसान प्रश्नों में इसको अपन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कूट चयन के जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में हमें संपूर्ण जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे प्रश्नों का हम जवाब नहीं दे सकते। यदि एक भी नाम हमें याद नहीं अच्छी तरह से और ध्यान में नहीं है तो इन प्रश्नों में जो कूट चयन का जो माध्यम है वो हमसे नहीं हो पाता है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के सदस्य कौन कौन थे। तो यहाँ से ऑप्शन में आपको कूट चयन में बताना है। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी यानी चारों ने की थी। दूसरा ऑप्शन है ए और सी यानी चंद्रशेखर आज़ाद और अरविंदो घोष थे। तीसरे में है ए और डी चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ने की। और चौथा है ए बी डी यानी चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ आप यदि 2 सेकंड 3 सेकंड कमेंट में निकाल लेते हैं तो उससे जो चैनल है उसका मनोबल भी बढ़ता है और आपका जो आंसर है उसके बारे में जो आपकी राय है वो भी जानने को मिलती है। तो ये 2 प्रश्नों के साथ आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो इससे पहले हम 5 जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनको 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारे 6ठे नंबर के राष्ट्रवादी नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1906 भावरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था।
तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हर राष्ट्रवादी नेता का वो जन्म स्थान और जन्म दिनांक से संबंधित ही अपन ने रखा है। तो उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का भी आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 को। स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायाधीश के प्रश्न करने पर स्वयं का नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और जेल को अपना घर बताया था। तो जिस तरह से हर राष्ट्रवादी नेता पर अनेक मुकदमे चलाए गए और अनेक बार उनको जेल में भेजा गया, न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया, तो उसी क्रम में जब एक बार उनको न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि आपका नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका जो स्थान है, निवास है, वो कहाँ का है। तो इन प्रश्नों के जवाब चंद्रशेखर आज़ाद कुछ इस तरह से देते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीन और जेल ही मेरा घर है। तो ये वाक्यांश के रूप में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये वाक्यांश किसका है, या फिर इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि पिता का नाम स्वाधीन कौन से राष्ट्रवादी नेता ने बताया था, जेल को अपना घर कौन से राष्ट्रवादी नेता ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें क्विक सिल्वर कहते थे। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से संबोधित किया था। तो इसी का आंसर होगा क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर का मतलब भी मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजिंग वर्ड हो उसको क्लियर करना हमारे इस पाठ्यक्रम का, हमारे इस टीचिंग का एक हिस्सा रहा है। हर सब्जेक्ट को मैंने आपको यहाँ अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। तो क्विक सिल्वर का मतलब होता है पारा, पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी जो उपाधियां हैं, जितने भी इनके उपनाम हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछने के चांसेस भी परीक्षाओं में बहुत अधिक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना क्रांतिकारी स्थल बनाया और यहाँ पर मनमथनाथ, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी और रविंद्र मोहन इनके मित्र थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट था कि इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनके क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो इन्होंने अत्यधिक जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी जो स्थल है, वो उत्तर प्रदेश को बनाया था। इसी वजह से इनको उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1930 में लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर इन्होंने बम फेंका था। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंडर्स की हत्या में भी आज़ाद की मुख्य भूमिका थी। तो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की जब हत्या की गई थी तो उसमें भी 3-4 राष्ट्रवादी नेताओं ने, या हम कहें स्वतंत्रता सेनानियों ने योजना बनाई थी, उसमें भाग लिया था। तो वहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद की मुख्य भूमिका रही थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस आदि से भी रहा है। इस पॉइंट को वीडियो में शामिल करने का उद्देश्य है कि जो कूट चयन वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में इस पॉइंट से प्रश्न बनने के चांसेस अधिक हैं। इसमें से यदि प्रश्न बनता है तो प्रश्न इसी तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से केस से आज़ाद का संपर्क रहा है या संबंध रहा है, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे कांड हैं जिनसे आज़ाद का संपर्क नहीं रहा। तो वहाँ पर इनमें से 2 या 3 वो ऑप्शन में डाल देता है और नीचे कूट चैन में डाल देगा A, B, A, D, A, C। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो गए। यानी इससे पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उसका इन्होंने विरोध किया, और उसी विरोध के कारण इन्होंने कांग्रेस से हट कर के और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में ये शामिल हो जाते हैं। अभी ऊपर इनसे संबंधित एक कांड आया था कि इनका जो संबंध है वो काकोरी कांड से भी रहा था। तो काकोरी कांड की यदि दिनांक से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए 9 अगस्त 1925 को,
कि काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है, गठन है, वो किसके द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो सितंबर 1928 में इसका गठन किया गया था। तो सारे जो पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी वीर गति की बात करें तो ये वीर गति को कौन से तारीख को प्राप्त होते हैं, 27 फरवरी 1931 को। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि 1906 में इनका जन्म होता है और 1931 में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतनी सी अल्प आयु में आप देख सकते हैं इन्होंने कितने कार्य किए थे देश की आज़ादी के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। आप इसके जज्बे का इसी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितना जुनून था। एक अल्प आयु में वो सारे काम करके और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और लास्ट दिन भी जब उनकी मृत्यु होती है तो वो अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए ही उनकी मृत्यु होती है। तो ये थे प्रमुख पॉइंट्स चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो आपको याद रखना है कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत ना हो। सातवें नंबर के हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 27 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो जहां पर भगत सिंह का जन्म हुआ था वो गांव पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ से जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पिछले जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ भी मैंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट हमें यही याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शहीद आजम कौन से राष्ट्रवादी नेता की उपाधि थी या कौन से राष्ट्रवादी नेता को शहीद आजम नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह को। नेक्स्ट बिंदु है 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 2018 की जो भर्ती का जो पेपर था ग्रुप बी का, वहाँ मैंने एक प्रश्न आपको वीडियो के स्टार्ट में दिया था, तो यहीं से वो प्रश्न बना था। तो उसका आंसर आपको इस पॉइंट को देख करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से और सुखदेव इनके सहपाठी थे। तो हमारे नेक्स्ट राष्ट्रवादी नेता हैं सुखदेव, वो इन्हीं के सहपाठी थे और इन्होंने साथ साथ ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भगत सिंह की जो शिक्षा है वो कौन से कॉलेज से हुई थी। तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। भगत सिंह से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने इनका गुप्त नाम बलवंत रखा। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि अनेक साथियों के साथ मिलकर के और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। तो इन सब के कुछ ना कुछ गुप्त नाम रखे गए थे। तो उसी क्रम में भगत सिंह का गुप्त नाम क्या रखा गया था, बलवंत। भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति नामक 2 पत्र निकाले। तो पत्रों से संबंधित प्रश्न भी यदि पूछे जाते हैं तो हर तरह का जो प्रश्न है यदि पूछा जाता है तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो व्याख्यान से संबंधित हो, चाहे वो संगठनों से संबंधित हो, चाहे वो पत्रों से संबंधित हो या फिर इनकी उपाधियों से संबंधित हो। सारे बिंदुओं को मैंने अपने नोट्स में खुद के नोट्स बना करके और यहाँ पर उनको शामिल किया है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि अकाली और कीर्ति नामक पत्र कौन से क्रांतिकारी नेता के द्वारा निकाले गए थे। तो हमारा जवाब हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। 1926 की बात करें तो 1926 में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की।
नौजवान भारत सभा। तो नौजवान सभा भी इसको कहा जाता है, नौजवान भारत सभा भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने कोष्टक में दोनों नाम लिखे हैं, ऊपर नौजवान सभा मैंने लिखी है और नीचे नौजवान भारत सभा मैंने लिखी है। तो यहाँ से भी उसी तरह का प्रश्न बनता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट पर लाहौर में गोलियां चलाई, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स मारा गया। तो ऊपर हमने देखा था, जब हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि सैंडर्स की हत्या में भी आज़ाद की प्रमुख भूमिका थी। तो इस पॉइंट से मैं आपको वो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछला जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने लाल बाल पाल के बारे में पढ़े थे। तो लाला लाजपत राय के बारे में हमने पढ़ा था कि लाठीचार्ज की वजह से और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए, उसी के आक्रोश में उसके जो जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी थे स्कॉट, उस पर गोलियां चलाई लाहौर में इन सब ने मिलकर के। लेकिन भाग्य से स्कॉट वहां से बच गए और उनकी जगह पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स गोलियों से मारे गए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि 8 अप्रैल 1929 को द असेंबली हॉल में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में इनके द्वारा बम फेंका गया था और वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ये प्रश्न भी पूछा गया था, जिसका जो प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करूँगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका भी जवाब हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। कहाँ दिया गया था? असेंबली हॉल में बम फेंकने के साथ। और इन्होंने बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके थे और उन पर्चों में भी इन्होंने जो नारे थे वो वहाँ पर लिखे हुए थे। और बम फेंकने में इनके जो साथी थे, प्रमुख साथी, उनका नाम भी यदि पूछा जाता है तो उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक भगत सिंह ने लिखी। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा था जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने डाला है, और ये जो प्रश्न है वो 2018 आरपीएससी के द्वारा जो ग्रुप ए का पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख किसका है। तो यहाँ से हमारा जवाब हो जाएगा भगत सिंह का। भगत सिंह मार्क्सवाद से प्रेरित थे। तो कोई ना कोई जो राष्ट्रवादी नेता है वो किसी ना किसी व्यक्ति या वाद या फिर संगठन से प्रेरित थे। तो भगत सिंह की हम बात करें तो भगत सिंह मार्क्सवाद से प्रेरित थे। असेंबली में फेंके गए बम के साथ पर्चों में लिखा हुआ था, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। तो ये भी एक कथन से संबंधित प्रश्नों में इसको शामिल किया जा सकता है कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। ये वाक्यांश कौन से राष्ट्रवादी नेता से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और ये वाक्यांश कब कहा था? तो ऊपर भी मैंने बताया था कि जब बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो बम के साथ साथ इन्होंने पर्चे भी वहाँ पर फेंके थे। और उन पर्चों में क्या लिखा हुआ था? तो ये वाक्यांश उन पर्चों में लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह को मियाँ वाली जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो जेल से संबंधित प्रश्न पूछे तो जेल का नाम भी आपको याद रखना है, मियाँ वाली जेल। नेक्स्ट पॉइंट है, जेल में भगत सिंह व उसके साथियों ने 14 जून 1929 को 64 दिन की भूख हड़ताल की। इस बहुत लंबी भूख हड़ताल इन्होंने करी थी। कितने दिन की? 64 दिन की। और भूख हड़ताल की शुरुआत की बात करें तो 14 जून 1929 को इस भूख हड़ताल की शुरुआत उन्होंने करी थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। तो इनका जन्म 1907 में हमने देखा और 1931 में इनको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से ये भी अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इतनी सी उम्र में इन्होंने भी देश के लिए बहुत ही अनेक कार्य किए थे, जिनका जो फल है हमें आज देखने को मिल रहा है। तो इनके फांसी की बात करें तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। किस किस के साथ दी गई थी? राजगुरु और सुखदेव के साथ इनको फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी?
लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं सुखदेव। इनका जो जन्म है वो 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। और ये किसके सहपाठी थे? भगत सिंह के। भगत सिंह वाले चैप्टर में हमने देखा था कि भगत सिंह के ये सहपाठी थे और उन्हीं के साथ साथ इनकी उम्र भी आप देखें 1907 में ही उनका जन्म हुआ था और 1907 में ही सुखदेव का जन्म हुआ था। पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था और इनके पिता का नाम रामलाल थापर था। तो सुखदेव ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सर नेम था वो थापर, सुखदेव थापर। सुखदेव, भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोहरा ने मिलकर ही 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो अभी भगत सिंह वाले नोट्स में हमने पढ़ा था कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी, गठन किया था। तो यहाँ से हमें प्रश्न पूछा जाए कि किन किन साथियों की मदद से नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सुखदेव, भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा। इन चारों पांचों ने मिलकर ही नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1931 में जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तब सुखदेव ने ओपन लेटर लिख कर के गांधी जी से कुछ प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन समझौते के ऊपर नाराज होकर के कौन से क्रांतिकारी ने गांधी जी से खुला पत्र लिख कर के प्रश्न पूछे थे, तो यहाँ से हमारा जवाब हो जाएगा सुखदेव जी ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें भी फांसी दे दी गई, जो हम पढ़ ही चुके हैं भगत सिंह वाले में भी कि भगत सिंह, सुखदेव, इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो सुखदेव थापर के बारे में 5-6 पॉइंट ही हमें याद रखना है, ज़्यादा वर्णन इनके बारे में हमें नहीं मिलता है। आज के लास्ट हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं रास बिहारी बोस, जो 9वें नंबर पर हैं। हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के 10 राष्ट्रवादी नेताओं को शामिल किया गया है और 10वें नंबर के हमारे राष्ट्रवादी नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम एक पर्सनल वीडियो बना करके वहाँ पर पढ़ेंगे। तो रास बिहारी बोस के जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 25 मई 1886 को कलकत्ता के हुगली ज़िले में होता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता के हुगली ज़िले में। कब हुआ था? 25 मई 1886 को। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल में हुई थी और ये भी सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। तो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी जो राष्ट्रवादी नेता शामिल किए गए हैं वो लगभग गरम दल के समर्थक थे, सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना शस्त्रों के और बिना खून बहाए हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। तो उन्हीं में से एक थे रास बिहारी बोस, ये भी सशस्त्र क्रांति के ही समर्थक थे। 1913 में इनके द्वारा लिबर्टी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो यही प्रश्न है कि लिबर्टी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो रास बिहारी बोस। कब? 1913 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1915 में फर्जी पासपोर्ट की सहायता से ये जापान चले गए और जापान में ही इन्होंने एक जापानी लड़की से शादी की। तो 1915 की बात करें, 1913 में इन्होंने लिबर्टी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया और 1915 में फर्जी पासपोर्ट बनवा करके और ये जापान पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना स्थान निवास बना करके और वहां पर जापानी लड़की से वहां पर ये विवाह कर लेते हैं। इन्होंने जापान में एशिया वासियों का नारा दिया था। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि एशिया वासियों का नारा है, ये नारा किसने दिया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रश्न भी बताऊंगा जो नारे से संबंधित पूछा गया था कि ये नारा किसने दिया था। तो लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा दिए गए नारों को भी मैंने अपने नोट्स में शामिल किया है। तो एशिया वासियों का है, ये नारा किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने। 1924 की बात करें तो 1924 में जापान के टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो संगठनों से भी प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से एक संगठन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना किसने करी? रास बिहारी बोस ने। कहाँ की? जापान के टोक्यो में। कब की? 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट है
कि भारतीय सैनिकों को एकत्र करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बनाया गया। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया था। और इसके प्रथम सेनापति की बात करें तो मोहन सिंह नाम के व्यक्ति को आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बनाया गया। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। और रास बिहारी बोस की बात करें तो जिस फौज का इन्होंने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज, वो 1943 में किसके हाथों में सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर किसके हाथों में सौंपी? तो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंपी। कब सौंपी? 1943 को। नेक्स्ट बिंदु है, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार रास बिहारी बोस एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस राष्ट्रवादी नेता को एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता की संज्ञा दी या जन्मदाता कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस को। नेक्स्ट पॉइंट है कि चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। तो लॉर्ड होर्डिंग्स पर जो बम फेंकने की जो योजना बनाई गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में, वो भी रास बिहारी बोस के द्वारा ही बनाई गई थी। इंकलाब आज के समय का तकाजा है, ये वाक्यांश किसका है? तो ये रास बिहारी बोस का ही है। और कहाँ पर ये वाक्यांश लिखा था? तो लिबर्टी समाचार पत्र। अभी हमने पढ़ा था कि 1913 में लिबर्टी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। और इसी लिबर्टी समाचार पत्र में उनका एक वाक्यांश है, इंकलाब आज के समय का तकाजा है। 21 जनवरी 1945 को इनका देहावसान जापान में ही हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1915 में ये फर्जी पासपोर्ट बना करके और जापान चले गए थे। वहीं पर एक जापानी लड़की से इन्होंने विवाह किया और वहीं पर ये बस गए थे। तो वहीं 21 जनवरी 1945 को इनका जो देहावसान है वो कहाँ हुआ? जापान में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारे 9 राष्ट्रवादी नेता पूरे होते हैं। इसके बाद हमारा एक पार्ट और है जिसमें हम लास्ट हमारे राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और आज के कंटेंट के बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो प्रश्न मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे पूछे थे उनको भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता करके और अवश्य उनका आंसर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।